हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीटेड गुरुजी। और आज के इस सेशन में हम लेके आए हैं आपके लिए दर्पण। पिछली क्लास में हमने परावर्तन के बारे में पढ़ा था और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दर्पण की। दर्पण क्या होता है? दर्पण एक ऐसी कांच की एक स्लेट होती है जिसके एक तल पर किसी रेड ऑक्साइड, चांदी या पारे का लेप कर दिया जाता है तो वो दूसरी सतह चमकीली हो जाती है। उसको क्या कहते हैं? दर्पण कहा जाता है। जैसे सामान्यतः हम अपने घरों में जो अपना चेहरा देखने के लिए काम में लेते हैं वो एक दर्पण होता है। दर्पण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण दो प्रकार के हो गए। अब हम सबसे पहले बात करते हैं समतल दर्पण की। और समतल दर्पण में समतल दर्पण के सामान्य जो परिचय है उसको देखेंगे। उसके बाद में उससे संबंधित जो अन्य जानकारियां हैं वो अपन देखेंगे। अब बात करते हैं समतल दर्पण की। एक किसी भी समतल कांच को लेते हैं जो कि ये पारदर्शी कांच हो और उस कांच के एक तरफ किसी रेड ऑक्साइड, चांदी या पारा, इन तीनों में से लेप कर देते हैं तो दूसरी जो सतह आपको दिखाई देती है वो क्या बन जाएगा? आपका समतल दर्पण बन जाएगा। सामान्यतः सबसे अच्छी जो होती है वो चांदी होती है, लेकिन बहुत कॉस्टली होती है इसलिए इसका उपयोग कम किया जाता है और आपको रेड ऑक्साइड का उपयोग देखने को मिलता है। तो रेड ऑक्साइड, चांदी और पारे का लेप करके एक समतल दर्पण का निर्माण कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके बिंब और प्रतिबिंब की। देखिए, दर्पण जो है यह आपका एक समतल दर्पण, यह आपका एक समतल दर्पण है। इस समतल दर्पण पर देखिए बिंब व प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी समान होती है। अगर आपके यहाँ पर कोई एक बिंब है, यहाँ पर एक वस्तु अपन ने, ये P वस्तु है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा। तो ये जो दूरी है, ये जो दूरी है, ये जैसे मान लो A दूरी है तो ये भी क्या होगी? A दूरी होगी। यानी दर्पण से बिंब और प्रतिबिंब की दूरी जो होती है वो हमेशा क्या होती है? समान होती है। अब जैसे ये वस्तु यहाँ थी, इसको दर्पण में देखा और दर्पण में जो इसका प्रतिबिंब बनेगा उस प्रतिबिंब की दूरी उतनी ही होगी जितनी दर्पण से इस बिंब की दूरी है, उतनी प्रतिबिंब की दूरी होगी। तो ये अपना एक पॉइंट क्लियर हुआ। इस पॉइंट के बाद में हम बात करते हैं बिंब v वेग से प्रतिबिंब 2v वेग से गति करता है। यानी जैसे हम बात करते हैं वेग की, यह आपका एक दर्पण है। अब कोई वस्तु यहां पर रखी, जैसे अपन ने एक गेंद रख दी और यहां इसका क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। अब ये वस्तु इधर से v वेग से गति कर रही है तो दर्पण में अगर ये इस साइड से दर्पण की तरफ जाएगी तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा? प्रतिबिंब इस तरफ से आएगा, सामने आता हुआ प्रतीत होगा और प्रतीत होगा तो इसका जो वेग होगा वो होगा 2v। यानी इस वेग से ये क्या होगा? दुगुना होगा। यानी ये v वेग से गति करेगा तो इसका प्रतिबिंब जो है, ये प्रतिबिंब हो गया आपका, ये बिंब हो गया। तो प्रतिबिंब जो है वो किस वेग से गति करेगा? 2v वेग से गति करेगा। कई बार इसमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे आपको एक क्वेश्चन पूछ लिया कि एक वस्तु है वो 2 मीटर पर सेकंड की वेग से दर्पण के सामने गति कर रही है
तो प्रतिबिंब की जो वेग से गति कर रही है, तो प्रतिबिंब का जो वेग होगा वो क्या होगा, तो क्या होगा प्रतिबिंब का 2v से हो जाएगा, ये v एक 2 हो जाएगा, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। तो इस प्रकार से कई बार एक सामान्य सा क्वेश्चन जो है वो पुटअप हो जाता है। तो इस पॉइंट के बाद में अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट आता है अपना समतल दर्पण से ही संबंधित है। वो कई बार इसमें से क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं, सी टेट में, यूपी टेट में, एच टेट में और रिट में स्पेशल कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये एक दर्पण है, एक दर्पण जो है समतल दर्पण, वो अपने लंबाई और अपने आकार से दुगुने लंबाई व दुगुने आकार की वस्तु का पूरा पूरा प्रतिबिंब यानी पूर्ण प्रतिबिंब बना सकती है। जैसे यहां पर एक कोई वस्तु है, मान लो ये 2 सेंटीमीटर की है, तो इसके लिए आवश्यक जो दर्पण होगा उसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर बहुत पर्याप्त है। यानी 1 सेंटीमीटर का जो दर्पण है वो अपने अंदर 2 सेंटीमीटर की वस्तु का प्रतिबिंब, पूर्ण प्रतिबिंब बना सकता है। इसमें कई बार क्वेश्चन होता है कि एक व्यक्ति जिसकी लंबाई जो है, एक व्यक्ति की लंबाई 5 फीट है, 5 फीट है, तो उसका एक पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए कितनी लंबाई के समतल दर्पण की आवश्यकता होती है। तो समतल दर्पण के लिए अपने यहां देखा कि दर्पण अपनी लंबाई आकार से दुगुनी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। यानी अगर ये 5 फीट का है व्यक्ति, तो इसको दर्पण में देखने के लिए दर्पण की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, इसकी आधी हो जाएगी, यानी 2.5 फीट। और इसी क्वेश्चन को अगर इस प्रकार से पूछ लिया जाए कि एक 2.5 फीट का दर्पण है तो वो कितनी बड़ी वस्तु का एक पूर्ण प्रतिबिंब बना सकता है, तो उसकी लंबाई बताइए, तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 5 फीट हो जाएगी। तो दोनों तरफ से किसी भी प्रकार से आपको क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। तो यहां से क्वेश्चन है वो कई बार आ चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में हम बात करते हैं, अगर कोई दर्पण है, ये दर्पण हो गया, इस पर आपकी एक प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, और जिस समय प्रकाश की किरण आपतित हुई उसी समय ये जो दर्पण है इसको थीटा कोण से घुमा दिया जाता है। कितने कोण से, थीटा कोण से घुमा दिया जाता है। तो इसका जो परावर्तित जो प्रकाश किरण होगी वो कितने वेग से, कितने कोण से घूमेगी, 2 थीटा कोण से घूम जाएगी। यह आपका थीटा, यानी ये प्रकाश की जो आपतित किरण है वो आपतित हो रही थी, और उसी समय दर्पण जो है उसको थीटा कोण से एंगल से घुमा दिया जाता है। तो जो परावर्तित जो किरण होगी वो 2 थीटा कोण से घूम जाएगी। कई बार इससे भी क्वेश्चन आता है, जैसे अपन बात करते हैं क्वेश्चन की कि एक प्रकाश की किरण आपतित होती है 30 डिग्री से, उसी समय दर्पण को आपतित होती है, उसी समय दर्पण को 30 डिग्री घुमा दिया जाता है। तो जो परावर्तित किरण होगी वो कितने डिग्री से घूमेगी, तो आपतित हो रही थी 30 डिग्री से, 30 डिग्री पर उसको घुमा दिया दर्पण को, तो इसका जो परावर्तित जो होगा, परावर्तित किरण
वो घूमेगी 2 इंटू थीटा, और थीटा अपने को दिया हुआ है 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। यानी ये कितनी डिग्री से घूमेगी परावर्तित किरण, 60 डिग्री से घूम जाएगी। तो ये सामान्य से कई बार क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं, और कई बार ऐसे दे दिया जाता है कि परावर्तित किरण अगर 60 डिग्री से घूमी है तो दर्पण को कितने डिग्री घुमाया जाता है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन हुए न्यूमेरिकल, इस प्रकार से आ सकता है। रेड ऑक्साइड का स्पेशल आप ध्यान रखोगे कि रेड ऑक्साइड जो है उसका क्या किया जाता है, लेप किया जाता है। एक और इसमें किस जो समतल दर्पण है इसकी जो फोकस दूरी है वो क्या होती है, अनंत होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। इसके बाद में अपने बात करते हैं, सामान्य परिचय हो गया, प्रतिबिंब की स्थिति। अब देखिए प्रतिबिंब की स्थिति क्या रहेगी, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति प्रतिबिंब की स्थिति रहेगी एक तो आपका आभासी, सीधा और बराबर। ये एक सामान्य सा आपका दर्पण है, यह आपकी एक वस्तु है। जैसे एक वस्तु आपने ये मान लो, ये P मान लो, ये P है, तो ये क्या होगी, आभास कराएगी, आभासी, सीधी, लेकिन पार्श्व उल्टा। यहां पर आप लिख सकते हो पार्श्व उल्टा, यानी आपका जो P है वो क्यों की तरह दिखाई देगा, और बराबर लंबाई जो इन दोनों की होगी वो क्या होगी, बराबर होगी। तो आपका प्रतिबिंब की स्थिति आभासी और सीधा यानी पार्श्व उल्टा और बराबर, यह आपके प्रतिबिंब की समतल दर्पण में क्या होगी, स्थिति होगी। इसके बाद में यह आपका पॉइंट हो गया। इसके बाद में प्रतिबिंब से संबंधित कुछ क्वेश्चंस कई बार पूछा जाता है कि एक घड़ी में इतना समय हुआ है तो दर्पण में उसका समय कितना होगा। ये ऐसे सामान्य से कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे आप क्वेश्चन ही ले लो कि एक घड़ी में समय, जैसे आपको मान लो 3:15 दे दिया, और अगले ने पूछ लिया कि दर्पण में घड़ी का प्रतिबिंब या कह सकते हैं घड़ी क्या समय बताएगी। यानी एक घड़ी है जिसका समय दिया हुआ आपको 3:15, और दर्पण में घड़ी का प्रतिबिंब, या कह सकते हैं कि दर्पण में जो समय है वो कितना होगा। तो इसको करने का सबसे अच्छा जो आपका तरीका है वो है, अगर आपका कोई भी घड़ी में प्रतिबिंब पूछे आपको तो 11.60, इसमें से आप इसको माइनस कर दोगे तो जो आपका प्रतिबिंब आएगा वो होगा। तो अब आप देखिए, ये हम माइनस करेंगे 5 और ये 6, 4, ठीक है, और ये 8। तो आपका जो प्रतिबिंब में जो दर्पण में समय होगा, दर्पण में समय वो कितना होगा, 8:45। ये कई सामान्य क्वेश्चन है। और अगर आपको रेलवे समय की बात करें, रेलवे समय, तो उसको आप 11:60 ना करके 23:60 करेंगे। 23.60 में से क्या करोगे, इसको घटाओगे। तो ये तो सामान्य था। और अगर रेलवे की समय की बात करें तो ये 23.60 में से इसको माइनस करोगे। तो ऐसे कई बार क्वेश्चन एग्जाम्स में आ सकते हैं।
इसके बाद में बात करते हैं हम प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करना। समतल दर्पण में प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है n इजिकल्स टू 360/θ। ये प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने का क्या होता है, सूत्र होता है। अगर इसमें थीटा क्या है, दोनों दर्पणों के मध्य की जो कोण है मध्य का वो क्या है, थीटा है। अब थीटा यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कुछ भी मान सकते हैं, जैसे मान लो अपन 90 डिग्री हो गया, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री ले लिया, जो किसकी स्थिति होगी, लंबवत। यानी दोनों दर्पण अगर लंबवत हैं तो ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री, तो इसमें प्रतिबिंबों की संख्या n इजिकल्स टू 360/90, 0 से 0 कितना आया, 4। अब एक बात का आप ध्यान रखोगे, प्रतिबिंबों की संख्या जो है वो हमेशा विषम संख्या में ही होगी। अगर सम में आता है तो उसको n-1 करेंगे। तो यहां सम आ गई, तो आप यहां करोगे n-1 यानी 4 - 1 यानी 3। तो प्रतिबिंबों की जो संख्या होगी कितनी होगी, 3। यहां लिख लीजिए आप, अगर सम है तो n-1 करना है। ये हो गई जब क्या है स्थिति, दोनों दर्पण क्या हो, लंबवत हो। इसके बाद में अगर दोनों दर्पण समांतर हो, दोनों दर्पण जैसे ये हैं समांतर हैं, तो थीटा इजिकल्स टू होगा 0 डिग्री, n इजिकल टू 360/0, ये होगा इन्फिनिटी यानी अपरिमित हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा, क्योंकि समांतर है, कोण बनेगा नहीं, कोण में होगा 0, और 0 से अगर डिवाइड करते हो तो आएगा इन्फिनिटी यानी अनंत। ये था अपने समांतर का। अब बात करते हैं अपन प्रति समांतर की, ये आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अब प्रति समांतर की। प्रति समांतर क्या होता है, जैसे आपका एक दर्पण यहां था और एक दर्पण इसके आगे लगा दिया, तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 180 डिग्री। प्रतिबिंबों की संख्या के लिए n इजिकल्स टू 360/θ, थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 180, तो 360/180 कितना हो जाएगा, 2। सम है, अपने को सम नहीं है तो n-1 करना पड़ेगा, तो 2 - 1 इजिकल टू 1। तो ये क्या हो जाएगी, प्रतिबिंबों की संख्या। तो इस प्रकार से समतल दर्पण अब मैंने देखा, उसका सामान्य परिचय देखा और प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में देखा, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है उनके बारे में देखा, और प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करना, जैसे दोनों दर्पण लंबवत हो, दोनों दर्पण समांतर हो और दोनों दर्पण आपके प्रति समांतर हो। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमारा यहाँ तक ही रहेगा, और हम आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और हम आपके लिए अगली क्लास में इससे भी बहुत अच्छा टॉपिक लेके आएंगे। ये कई बार क्वेश्चन यहाँ से दर्पण से संबंधित क्वेश्चन हर बार आते हैं, इससे इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन है वो भी आपको अगली क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए आपको थैंक यू।